क्या आपको लगता है कि कोई राजनेता किसी अजनबी से सालों पहले किया गया वादा सचमुच पूरा कर सकता है? चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ऐसी कहानी जानें जो नेतृत्व के बारे में आपका नजरिया बदल देगी। भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक वाराणसी में 2014 की मार्च की एक धूप भरी सुबह थी। नरेंद्र मोदी प्राचीन शहर की संकरी गलियों में हजारों लोगों की भीड़ से घिरे हुए प्रचार कर रहे थे। गर्मी तेज थी, भीड़ उत्सुकता से भरी हुई थी और सदियों पुरानी इमारतों के बीच समर्थन के नारे गूंज रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे और किसी भी राजनीतिक अभियान की तरह उनकी मिन्नतों और वादों को सुन रहे थे। यह प्रचार का एक और दिन था, या कम से कम सभी को यही लग रहा था। भीड़ में 70 साल का एक आदमी पास आने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम रमेश चंद्र था, एक सेवानिवृत्त व्यापारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी वाराणसी शहर में एक छोटी सी दुकान में कपड़े बेचने का काम किया था। रमेश अमीर नहीं था, उसके कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे, वह प्रभावशाली नहीं था, वह बस एक साधारण नागरिक था जिसे कुछ जरूरी कहना था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, घबराहट से नहीं बल्कि उम्र के साथ विकसित हुई एक बीमारी से। हालांकि उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो कम ही लोगों ने देखा होगा। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें दूर रखने की कोशिश की, जैसा कि उस दिन सैकड़ों अन्य लोगों ने किया था, लेकिन रमेश ने रुंधी हुई आवाज में हिंदी में जिद की, प्लीज मुझे उनसे बात करनी है, बात मेरी बेटी के बारे में है। इन साधारण शब्दों ने मोदी के एक सहयोगी का ध्यान खींचा। उस बुजुर्ग की आवाज में कुछ अलग था, एक ऐसी तत्परता जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मोदी कुछ ही मीटर की दूरी पर पत्रकारों के एक समूह को क्षेत्र के आर्थिक विकास के अपने प्रस्तावों के बारे में संबोधित कर रहे थे। शोर बहुत तेज था, लेकिन जब उनके सहयोगी ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया तो मोदी अचानक रुक गए। उन्होंने रमेश की तरफ देखा और एक पल के लिए मानो समय थम सा गया हो। ऐसा लग रहा था मानो इस सारी अफरा तफरी के बीच दो आत्माएं किसी गहरी और सच्ची जरूरत से जुड़ गई हों। मोदी रमेश के पास पहुंचे और उनके आसपास की भीड़ खामोश हो गई। राजनीति में यह उन दुर्लभ क्षणों में से एक था जब मानवता दिखावे पर भारी पड़ती है। मोदी ने उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, आपको मुझे क्या बताना है? रमेश ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उनकी बेटी 42 वर्षीय प्रिया किडनी ट्रांसप्लांट के इंतजार में 3 महीने से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थी। परिवार ने इलाज के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी, लेकिन पैसे खत्म होते जा रहे थे और इससे भी बुरी बात यह थी कि उपयुक्त किडनी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। मोदी जी, रमेश ने रुंधे स्वर में कहा, मैं पैसे नहीं मांग रहा। मैं जानता हूं कि आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बेटी हमेशा से भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का सपना देखती रही है। उसने कहा है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो उसे किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो क्या आप उससे अस्पताल में मिल सकते हैं? इस सवाल ने मोदी को पूरी तरह से चौंका दिया। यह अस्पताल के वित्त पोषण, स्वास्थ्य नीति या बड़े बड़े चुनावी वादों का मामला नहीं था। यह एक बीमार बेटी और एक हताश पिता के बारे में था, जो मानता था कि एक छोटा सा मानवीय कदम उसकी बेटी को जीवन के लिए संघर्ष करते रहने की ताकत दे सकता है। मोदी कई सेकंड तक रमेश की आंखों में देखते रहे। उनके आसपास भीड़ बढ़ गई थी और दर्जनों मोबाइल कैमरे उस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षण था। निजी वादे राजनीतिक दुस्वप्न में बदल सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ईमानदारी ने मोदी के दिल को गहराई से छू लिया। उन्होंने अपनी माँ, अपने परिवार और उन सभी पलों को याद किया जब उन्हें उम्मीद की जरूरत थी, जब सब कुछ खो गया था। आपकी बेटी का नाम क्या है? मोदी ने पूछा। प्रिया चंद्रा, रमेश ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया। मोदी ने उस बुजुर्ग का हाथ कसकर पकड़ लिया और कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। श्रीमान रमेश, मैं इन सबके सामने आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मैं आपकी बेटी प्रिया से अस्पताल में मिलने आऊँगा। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से वह सारी शक्ति और आशा प्रदान करूँगा जिसकी उसे ज़रूरत है। यह मेरा आपसे वादा है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कुछ रो पड़े तो कुछ भावुक होकर चीख पड़े। वहाँ मौजूद पत्रकार स्तब्ध रह गए। 20 साल से ज्यादा समय से राजनीति कवर करते हुए उन्होंने इससे पहले कभी इतना सहज और मानवीय अनुभव नहीं देखा था। मोदी ने रमेश को गले लगाया और उस आलिंगन में सिर्फ एक राजनीतिक वादा ही नहीं था, आशा और करुणा से बंधे दो इंसानों के बीच एक सच्चा रिश्ता था। अगले हफ्तों में मोदी का वादा सोशल मीडिया पर फैल गया।
कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक भावनात्मक मार्केटिंग चाल है। कुछ समर्थकों ने उम्मीदवार की मानवता की प्रशंसा की, लेकिन रमेश के लिए इसका मतलब सिर्फ राजनीति नहीं था। वह अपनी बेटी को पूरी घटना बताने के लिए दिल्ली के अस्पताल पहुंचे। प्रिया कमजोर थी, लेकिन जब उसने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसी डॉक्टरों ने महीनों से नहीं देखी थी। पापा, क्या आपको सच में यकीन है कि वो अपना वादा निभाएगा? प्रिया ने पूछा। रमेश ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने उस आदमी की आंखों में देखा। वो आंखें किसी खोखले वादे करने वाले नेता की नहीं थीं। वो आंखें एक ऐसे इंसान की थीं जो समझता है कि तकलीफ और इंतजार का क्या मतलब होता है। मई 2014 में मोदी भारी बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। पूरा भारत जश्न मना रहा था, लेकिन वाराणसी के एक बुजुर्ग से किया गया उनका वादा बहुत कम लोगों को याद था। मोदी का राजनीतिक जीवन जिम्मेदारियों का बवंडर बन गया। आर्थिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, घरेलू संकट, विश्व नेताओं से मुलाकातें। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। राजनीतिक दुनिया की प्राथमिकताएं कुछ और थीं, और चुनाव प्रचार के दौरान किया गया एक निजी वादा इतनी सारी सरकारी जिम्मेदारियों के बीच आसानी से भुला दिया जा सकता था। लेकिन मोदी भूले नहीं थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी मेज पर उन्होंने एक छोटा सा नोट रखा था, जिस पर लिखा था, प्रिया चंद्रा, अपोलो अस्पताल, दिल्ली। हर बार जब वह नोट देखते तो उन्हें रमेश की हताश नजर और उनका किया हुआ वादा याद आ जाता। उनके सहयोगी, जो हमेशा राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते थे, समझ नहीं पा रहे थे कि प्रधानमंत्री उस निजी नोट को सरकारी दस्तावेजों के बीच रखने पर क्यों जोर दे रहे थे। इस बीच प्रिया अस्पताल में अपना संघर्ष जारी रखे हुए थी। इलाज लंबा और कष्टदायक था। कभी सुधार के क्षण आए तो कभी फिर से बीमारी की चपेट में आने के क्षण। रमेश ने अपनी बेटी के इलाज के लिए धीरे धीरे परिवार की आखिरी संपत्ति बेच दी। मोदी का वादा न केवल प्रिया के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए आशा की किरण बन गया था। सबसे कठिन क्षणों में जब डॉक्टर निराशाजनक समाचार देते, प्रिया अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती, पिताजी, प्रधानमंत्री अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि मुझे अभी भी उनके आने तक मजबूत रहना होगा। चुनाव को 6 महीने बीत चुके थे। प्रेस उस वादे को पूरी तरह भूल चुका था। रोजमर्रा की राजनीतिक भागदौड़ ने उस मानवीय पल को निगल लिया था जिसने चुनाव प्रचार के दौरान न जाने कितने दिलों को छुआ था। मोदी जटिल प्रशासनिक मुद्दों से जूझ रहे थे, लेकिन जब भी वे अपनी मेज के पास से गुजरते और उस छोटे से नोट को देखते तो उन्हें पता चल जाता कि उन्हें एक निजी वादा पूरा करना है। दिसंबर 2014 में अपने कर्मचारियों के साथ एक सुबह की बैठक के दौरान मोदी ने आर्थिक नीति पर चर्चा को बीच में ही रोककर पूछा, क्या किसी को पता है कि वाराणसी के उस सज्जन की बेटी कैसी है, प्रिया चंद्रा? उनके सहयोगी असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। इतना समय बीत चुका था कि किसी को भी वह घटना याद नहीं थी। मोदी ने स्थिति स्पष्ट की और किसी को अस्पताल से संपर्क करके प्रिया की हालत के बारे में जानकारी लेने को कहा। फोन पर एक परेशान करने वाली खबर आई। पिछले कुछ हफ्तों में प्रिया की हालत और बिगड़ गई थी। डॉक्टर और भी कठोर ऑपरेशन पर विचार कर रहे थे और परिवार भावनात्मक रूप से टूट गया था। मोदी कुछ मिनटों तक चुप रहे, इस जानकारी पर विचार करते रहे। फिर सबको चौंकाते हुए उन्होंने अपनी दोपहर की अपॉइंटमेंट रद्द कर दी और उन्हें अपोलो अस्पताल में एक गुप्त मुलाकात का इंतजाम करने को कहा। प्रधानमंत्री जी, उनके एक सहयोगी ने कहा, आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। हमें मंत्रियों के साथ बैठकें करनी हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों के साथ एक सम्मेलन करना है और कल नई बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन समारोह है। शायद हम इस यात्रा को अगले हफ्ते के लिए निर्धारित कर सकें। मोदी ने सहयोगी की ओर दृढ़ता से देखते हुए कहा, मैंने एक हताश पिता से एक वादा किया था। वह वादा किसी सुविधाजनक राजनीतिक एजेंडे का इंतजार नहीं कर सकता। हम आज ही जा रहे हैं। उस दोपहर एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल चुपचाप अपोलो अस्पताल पहुंचा। मोदी ने इसे एक गुप्त कार्यक्रम बनाने के लिए कहा था। वे इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाना चाहते थे। यह एक निजी मामला था, एक वादा जिसे राजनीतिक नतीजों की परवाह किए बिना पूरा करना जरूरी था। अस्पताल पहुंचने पर मोदी ने प्रिया की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले डॉक्टरों से बात करने को कहा। इस मामले के प्रभारी कैंसर विशेषज्ञ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि प्रिया की हालत नाजुक दौर से गुजर रही थी। इलाज लंबा और थका देने वाला था और हालांकि सुधार के संकेत दिख रहे थे, फिर भी वह भावनात्मक रूप से कमजोर थी। डॉक्टर ने कहा, प्रधानमंत्री जी,
शायद आपका आना ही उसे अपनी हिम्मत और लड़ने की क्षमता वापस पाने के लिए जरूरी है। मोदी ने कमरे में दाखिल होने से पहले रमेश को बुलाने को कहा। जब वह बुजुर्ग दालान में आया और मोदी को देखा तो उसके पैर कमजोर पड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लगभग 1 साल पहले वाराणसी की गर्मी और गहमागहमी के बीच किया गया वादा अब पूरा हो रहा है। रमेश रोने लगा और मोदी ने उसे गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उस चुनाव प्रचार वाले दिन लगाया था। श्री रमेश, मोदी ने कहा, मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा और मैं आ गया। हमारी प्रिया कैसी हैं? रमेश भावुक होकर बोल ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी, वो इंतजार कर रही हैं। सबसे मुश्किल दिनों में भी उन्होंने कहा था कि उन्हें मजबूत रहना है, क्योंकि आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। उन्हें पता था कि आप जरूर आएंगे। जब मोदी अस्पताल के कमरे में दाखिल हुए तो प्रिया लेटी हुई थी। इलाज के कारण कमजोर जरूर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो महीनों से किसी ने नहीं देखी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने उसे धीरे से थाम लिया। मोदी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्रिया, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे अपना वादा पूरा करने में इतनी देर हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पूरा देश तुम्हारे जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। प्रिया रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी और उम्मीद के थे। प्रधानमंत्री जी, उसने कमजोर मगर दृढ़ स्वर में कहा, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। मेरे पिताजी ने मुझे उस दिन आपके द्वारा की गई नजरों के बारे में बताया था और मुझे पता था कि आप अपनी बात के पक्के हैं। इसी उम्मीद ने मुझे तब भी लड़ते रहने की ताकत दी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। मोदी 1 घंटे से ज्यादा समय तक कमरे में रहे और प्रिया से अपने जीवन, अपने सपनों और अपनी उम्मीदों के बारे में बात की। उन्होंने अपनी यात्रा, अपने सामने आई चुनौतियों और कैसे विश्वास और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, इस बारे में बात की। ये किसी राजनेता का कोई औपचारिक दौरा नहीं था जो किसी एजेंडे को पूरा कर रहा हो। ये 2 इंसानों के बीच एक सच्ची बातचीत थी, एक दूसरे के साथ शक्ति और आशा साझा कर रहा था। बातचीत के दौरान मोदी ने प्रिया से उनके सपनों और आकांक्षाओं के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनका हमेशा से बच्चों के साथ काम करने का सपना रहा है और बीमार होने से पहले उन्होंने वाराणसी के एक वंचित समुदाय में एक छोटी सी शैक्षिक परियोजना शुरू की थी। प्रिया ने कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं इस परियोजना का विस्तार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। मोदी प्रिया के इस दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए कि वह अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद दूसरों के बारे में सोचती रहीं। उन्होंने वादा किया कि जब वह ठीक हो जाएंगी तो सरकार उनके शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मोदी ने कहा, प्रिया, तुम सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ रही हो, तुम दूसरों की मदद करने के लिए लड़ रही हो। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही मोदी जाने को तैयार हुए, प्रिया ने उनका हाथ अपनी हालत में किसी के लिए भी संभव से ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, अपना वादा निभाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं भी आपसे एक वादा करना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना जीवन उन लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दूंगी जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। मोदी मुस्कुराए और बोले, प्रिया, यह एक वादा है जिसे मैं तुमसे निभाऊंगा और जब तुम ठीक हो जाओगी और इन बच्चों के साथ काम करोगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारे प्रोजेक्ट पर आना चाहूंगा। उन्होंने गले लगाया और उस आलिंगन में सिर्फ एक वादा पूरा होना ही नहीं था, बल्कि एक नई आशा और उद्देश्य का जन्म भी था। इस मुलाकात को गुप्त रखा गया था, लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारी इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से खुद को नहीं रोक पाए। कुछ ही घंटों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों में यह शीर्षक छाया रहा, मोदी ने लगभग 1 साल पहले चुनाव प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति से किया वादा पूरा किया। सोशल मीडिया पर प्रशंसा और भावुक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित सिर्फ यह नहीं हुआ कि मोदी ने अपना वादा निभाया, बल्कि जिस तरह से उन्होंने यह किया उससे भी। वहां कोई सरकारी कैमरा नहीं था, कोई समारोह नहीं था, कोई राजनीतिक भाषण नहीं था। यह एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची मानवीय मुलाकात थी जिसने अपना वादा निभाया था और राजनीतिक स्वार्थ या चुनावी फायदे की परवाह किए बिना उसे निभाने का फैसला किया था। अगले कुछ दिनों में दर्जनों पत्रकारों ने मोदी से इस यात्रा के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ में बदलने से इनकार कर दिया। मोदी ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, मैंने एक पिता और उसकी बेटी से एक वादा किया था। मैंने वह वादा निभाया क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा वचन हमारा सम्मान है। इसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है।
जनता की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। भारत के कोने कोने से लोग आशा और संघर्ष की अपनी कहानियां साझा करने लगे। विरोधी दलों के राजनेता, जो पहले मोदी के कटु आलोचक थे, ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यह कदम सराहनीय था। एक विश्व नेता द्वारा दिखाई गई मानवता से प्रभावित होकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने भी इस खबर को कवर करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे गहरा असर प्रिया पर पड़ा। मोदी के दौरे ने उसके संघर्षशील जोश को पूरी तरह से फिर से जगा दिया था। डॉक्टरों ने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में उसकी सेहत में काफी सुधार हुआ, मानो इस बात का प्रमाण कि वादे पूरे किए जा सकते हैं कि दुनिया में सचमुच अच्छाई है, ने उसे आध्यात्मिक ऊर्जा दी हो जिसकी उसके शरीर को इलाज के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए जरूरत थी। मोदी की यात्रा के 3 महीने बाद प्रिया को खबर मिली कि उन्हें एक उपयुक्त किडनी मिल गई है। प्रत्यारोपण सर्जरी सफल रही और डॉक्टरों की अपेक्षा से भी तेजी से उनकी रिकवरी हुई। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने मोदी की यात्रा के दिन ली गई एक तस्वीर अपने पास रखी, जिसमें वे दोनों मुस्कुराते हुए और हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। रमेश, जो इस कहानी के प्रभाव के बाद एक मामूली स्थानीय हस्ती बन गए थे, को लगातार साक्षात्कारों और टेलीविजन पर आने के लिए कहा जाता था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुख्य संदेश पर ध्यान केंद्रित रखा। यह राजनीति की बात नहीं है, रमेश कहते थे। यह एक ऐसे व्यक्ति की बात है जिसने अपना वचन दिया और उसे निभाया। ऐसी दुनिया में जहां लोग हर चीज और हर किसी पर अविश्वास करते हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपने वादे निभाते हैं। प्रत्यारोपण के 6 महीने बाद प्रिया पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसने नई ऊर्जा के साथ अपनी शैक्षिक परियोजना फिर से शुरू कर दी थी। अब सरकार के वादे के मुताबिक मदद भी मिल रही थी। वंचित समुदायों के दर्जनों बच्चे उसके द्वारा विकसित शैक्षिक कार्यक्रमों से लाभान्वित हो रहे थे। यह अस्पताल में मोदी से किए गए उसके वादे की पूर्ति थी। मोदी ने अपनी ओर से अपनी व्यस्त प्रधानमंत्री वाली दिनचर्या जारी रखी, लेकिन जब भी संभव हुआ उन्होंने प्रिया की प्रगति के बारे में पूछताछ की। एक बार उत्तर प्रदेश की आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने अपने कार्यक्रम से थोड़ा हटकर प्रिया की शैक्षिक परियोजना का दौरा किया। यह कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी और न ही कोई प्रेस कवरेज था। यह बस एक व्यक्ति द्वारा अपने वादे का दूसरा हिस्सा पूरा करना था, प्रिया द्वारा बच्चों के साथ किए जा रहे काम के बारे में जानना। जब मोदी प्रिया द्वारा बनाए गए छोटे से शैक्षिक केंद्र में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 6 से 12 साल की उम्र के लगभग 50 बच्चे शिक्षण गतिविधियों में व्यस्त थे। प्रिया बहुत खुश थीं, पूरी तरह स्वस्थ थीं और परियोजना के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। बच्चे पहले तो प्रधानमंत्री को देखकर शर्मा गए, लेकिन मोदी ने तुरंत उनके साथ जमीन पर बैठकर और उनके शैक्षिक खेलों में भाग लेकर उनके साथ घुल मिलकर बातचीत शुरू कर दी। इस यात्रा के दौरान मोदी ने देखा कि प्रिया बच्चों के साथ कैसे काम करती हैं। वह सिर्फ अकादमिक विषय ही नहीं पढ़ा रही थीं, बल्कि उनमें आशा, दृढ़ता और मानवता के मूल्य भी भर रही थीं। यह स्पष्ट था कि संघर्ष और सुधार का उनका अपना अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। मोदी ने महसूस किया कि इस पूरे हुए वादे ने सैकड़ों अन्य लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया है। दौरे के अंत में मोदी ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रिया से अपनी मुलाकात की कहानी सुनाई। उन्होंने बच्चों को सरल भाषा में समझाया कि वादे निभाने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का क्या महत्व है, भले ही चीजें असंभव लगें। मोदी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, शिक्षिका, प्रिया को देखिए। उन्होंने कई मुश्किल दौर देखे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वह यहाँ हैं, आप सभी का बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर रही हैं। एक बच्चे ने हाथ उठाकर पूछा, मोदी अंकल, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वादा सच्चा है? मोदी मुस्कुराए और प्रिया की तरफ देखने लगे, फिर बोले, सच्चा वादा वो होता है जो कोई इंसान इसलिए नहीं करता कि उसे निभाना आसान है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे पाने वाले के लिए वो जरूरी होता है। और आपको पता चलेगा कि वो वादा सच्चा है जब कोई उसे निभाए, तब भी जब कोई देख ना रहा हो, तब भी जब वो मुश्किल हो, तब भी जब दूसरे भूल गए हों। बच्चे के मासूम सवाल ने मोदी को गहराई से छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह कहानी किसी निजी वादे के पूरा होने से कहीं बढ़कर थी। यह इस बात का प्रतीक बन गई थी कि मानवता और ईमानदारी के सच्चे भावों से संस्थाओं और लोगों में विश्वास बहाल किया जा सकता है। इसके बाद के वर्षों में मोदी, रमेश और प्रिया की कहानी दुनिया भर के नेतृत्व विद्यालयों में एक केस स्टडी बन गई। प्रभावी राजनीतिक मार्केटिंग के उदाहरण के रूप में नहीं, बल्कि इस बात के प्रमाण के रूप में कि कैसे प्रामाणिकता और मानवता राजनीतिक विभाजनों को पार कर सकती है और गहरे सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित कर सकती है। रमेश,
जो अब 70 साल के हो चुके हैं, अपनी बात पर कायम रहने के महत्व के एक तरह से अनौपचारिक दूत बन गए थे। वे समय समय पर भारत के विभिन्न शहरों की यात्रा करते थे और विश्वविद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों और कॉरपोरेट आयोजनों में अपनी कहानी सुनाते थे। उनका संदेश हमेशा एक ही होता था, ऐसी दुनिया में जहां विश्वास खत्म हो रहा है, निभाया गया हर वादा आशा के पुनर्निर्माण में एक ईंट है। प्रिया ने अपनी शैक्षिक परियोजना का विस्तार अन्य शहरों में भी किया और सामुदायिक शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गईं। शैक्षणिक शिक्षा को मानवीय मूल्यों के विकास के साथ जोड़ने पर आधारित उनकी पद्धति को भारत के विभिन्न राज्यों में भी अपनाया जाने लगा। वह हमेशा अपने व्याख्यानों की शुरुआत इस बात से करती थीं कि कैसे एक वादे को पूरा करने से न केवल उनका जीवन बदल गया, बल्कि यह भी कि जब लोग अपने वचनों का पालन करते हैं तो क्या संभव है, इस बारे में उनका दृष्टिकोण बदल गया। इस कहानी ने दूसरे राजनेताओं के चुनावी वादों को लेकर नजरिए में भी बदलाव लाए। कई लोग व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को लेकर ज्यादा सतर्क रहने लगे, लेकिन जिन्होंने वादे किए थे उन पर उन्हें निभाने का जनता का दबाव ज्यादा था। भारतीय समाज ने अपने नेताओं से ईमानदारी की ज्यादा उम्मीदें पाल ली थीं और मोदी और प्रिया की कहानी को प्रामाणिकता का पैमाना मान लिया था। मोदी अपनी ओर से परिवार के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते रहे, किसी राजनीतिक दायित्व के कारण नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती के कारण जो विकसित हुई थी। जन्मदिन या प्रिया के प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण पड़ाव जैसे विशेष अवसरों पर वे व्यक्तिगत बधाई संदेश भेजते थे। जब प्रिया की शादी हुई, उसके ठीक होने के 3 साल बाद मोदी ने उसे एक निजी पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी और याद दिलाया कि उसने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित करने का अपना वादा पूरा किया है। इस कहानी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी उल्लेखनीय रहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और दी गार्जियन जैसे अखबारों ने इस बारे में लेख प्रकाशित किए कि कैसे एक साधारण मानवीय भाव वैश्विक राजनीतिक निराशावाद के दौर में प्रामाणिक नेतृत्व का प्रतीक बन गया है। विश्व के नेताओं ने इस कहानी को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत करना शुरू कर दिया कि राजनीति अपने मानवीय आयाम को कैसे बनाए रख सकती है और बनाए रखना चाहिए। अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालयों में नेतृत्व और राजनीतिक संचार पाठ्यक्रमों में इस कहानी का अध्ययन शुरू हुआ। प्रोफेसरों ने इस मामले का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि कैसे प्रामाणिकता परिष्कृत राजनीतिक विपणन रणनीतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। छात्रों ने विश्लेषण किया कि कैसे एक व्यक्तिगत वादे ने कई करोड़ डॉलर के विज्ञापन अभियानों की तुलना में अधिक राजनीतिक और सामाजिक पूंजी उत्पन्न की। वाराणसी में अपनी पहली मुलाकात के 5 साल बाद मोदी, रमेश और प्रिया उसी जगह फिर मिले जहां से यह सब शुरू हुआ था। ये कोई आधिकारिक आयोजन नहीं था, बल्कि मोदी द्वारा उस वादे की सालगिरह मनाने के लिए सुझाई गई एक निजी मुलाकात थी। नज़ारा ज्यादा नहीं बदला था। सड़कों पर अब भी चहल पहल थी, गर्मी अब भी तेज थी, लेकिन उस जगह का मतलब उन तीनों के लिए पूरी तरह बदल गया था। रमेश, जो अब 75 वर्ष के हो चुके हैं, उस जगह पर लौटते हुए भावुक हो गए जहां उन्होंने अपनी हताशा भरी गुहार लगाई थी। स्वास्थ्य और संतुष्टि से दमकती प्रिया अपने हाथों में उन सैकड़ों बच्चों की तस्वीरें लिए हुए थीं जो उनकी शैक्षिक परियोजनाओं से गुजरे थे। प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्षों के अनुभव और भार को समेटे मोदी उस जगह को पुरानी यादों और कृतज्ञता के मिले जुले भाव से देख रहे थे। श्रीमान मोदी, रमेश ने पुनर्मिलन के दौरान कहा, 5 साल पहले जब मैंने यह अनुरोध किया था तो मैं बस अपनी बेटी के लिए आशा की याचना कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह क्षण इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल देगा। मोदी ने जवाब दिया, श्रीमान रमेश, जब मैंने यह वादा किया था तो मैं बस वही कर रहा था जो मुझे सही लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा वादा हम तीनों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज बन सकता है। प्रिया, जो हमेशा समूह में सबसे ज्यादा चिंतनशील होती थी, ने आगे कहा, शायद यही होता है जब दिए गए शब्द सच्चे विश्वास से मिलते हैं। वे बढ़ते हैं और ऐसी चीजें रचते हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़ी होती हैं। तीनों कुछ मिनटों तक चुप रहीं और इस बात पर विचार करती रहीं कि कैसे एक अकेले सच्चे मानवीय संपर्क ने प्रभाव की लहरें पैदा की जो लगातार फैलती गईं। उस पुनर्मिलन के दौरान मोदी ने एक नया वादा किया। इस बार सिर्फ रमेश और प्रिया से नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश से। मैं वादा करता हूं कि मैं यह याद रखूंगा कि हर नीति, हर सरकारी फैसले, हर सार्वजनिक कार्यक्रम के पीछे असली सपने, डर
और उम्मीदें रखने वाले असली लोग होते हैं। इस कहानी ने मुझे सिखाया है कि मैं नेतृत्व के मानवीय पहलू को कभी नहीं भूल सकता। बाद के वर्षों में यह वादा भी पूरा हुआ। मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम में उन आम नागरिकों से कम एक अनौपचारिक मुलाकात जरूर शामिल करने की आदत डाली जिन्होंने पत्र लिखे थे या व्यक्तिगत अनुरोध किए थे। ये कोई मीडिया इवेंट नहीं थे, ये मानवीय मुलाकातें थीं। उनकी टीम ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिससे ऐसी परिस्थितियों की पहचान की जा सके जहां प्रधानमंत्री का एक व्यक्तिगत प्रयास कठिनाई झेल रहे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। मोदी, रमेश और प्रिया की कहानी एक राजनीतिक किस्से से कहीं बढ़कर बन गई। यह संस्थागत अविश्वास के दौर में व्यक्तिगत ईमानदारी के महत्व का एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। इस मामले पर किताबें लिखी गईं, वृत्तचित्र बनाए गए और यह कहानी पीढ़ियों तक एक मिसाल के तौर पर सुनाई गई कि सार्वजनिक जीवन में प्रामाणिकता पाना अभी भी संभव है। प्रिया की शैक्षिक परियोजना, जो 50 बच्चों से शुरू हुई थी, 12 अलग अलग राज्यों में 5000 से ज्यादा बच्चों की सेवा कर रही है। औपचारिक शिक्षा को मानवीय मूल्यों और भावनात्मक लचीलेपन के विकास के साथ जोड़ने पर आधारित उनके द्वारा विकसित मॉडल को शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में एक पायलट कार्यक्रम के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया। रमेश अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी पत्रकारों, छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा लगातार खोजे जाते रहे, जो यह जानना चाहते थे कि वह क्षण कैसे घटित हुआ था। उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, यह कोई जादू नहीं था, न ही कोई किस्मत। यह बस एक आदमी था जिसने दूसरे आदमी की आंखों में देखा और यह तय कर लिया कि उसकी बात किसी भी राजनीतिक स्वार्थ से ज्यादा कीमती है। वर्षों बाद जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा तो अपने विदाई भाषण में उन्होंने अपनी सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, तकनीकी प्रगति। लेकिन उन्होंने प्रिया और रमेश के बारे में बात करने के लिए एक खास मौका निकाला। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में मैंने जो कुछ भी किया, शायद सबसे महत्वपूर्ण यह सीखना था कि सच्चा नेतृत्व बड़े बड़े नीतिगत फैसलों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे मानवीय कार्यों में निहित है जो लोगों के हम पर भरोसे का सम्मान करते हैं। इस कहानी का सबक राजनीति, सीमाओं और समय से परे है। एक ऐसी दुनिया में जहां संस्थाओं और नेताओं पर भरोसे की लगातार परीक्षा होती रहती है, जहां वादों पर संदेह किया जाता है और जहां निराशावाद ही आम बात लगती है, एक वादे के पूरे होने की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने वचन पर विश्वास करना अभी भी संभव है। इससे भी बढ़कर यह हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करते हैं तो हम सकारात्मक प्रभाव की लहरें पैदा करते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं आगे तक जाती हैं। सच्चा नेतृत्व बड़े बड़े वादों या जटिल रणनीतियों में नहीं पाया जाता। यह किसी पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखकर यह कहने की तत्परता है, मैं मदद करूंगा, और फिर उस वादे को निभाने के लिए जो भी करना पड़े वह करना। यह समझना है कि किया गया हर वादा उस विश्वास को बहाल करने का एक अवसर है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। और आप जिन्होंने इस कहानी को अंत तक देखा, क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता अभी भी मिल सकते हैं जो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं? क्या आपको लगता है कि ईमानदारी के छोटे छोटे काम न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं? अपनी टिप्पणी दें, अपनी राय साझा करें और सबसे जरूरी बात, एक ऐसे व्यक्ति बने जो अपने वादों पर खरा उतरे, क्योंकि शायद इसी तरह एक एक करके पूरे किए गए शब्दों से हम दुनिया में उस विश्वास का पुनर्निर्माण कर पाएंगे जिसकी हमें इतनी सख्त जरूरत है।